हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फिर कल धीरज सर की क्लास में बहुत पंगे हुए। आज ठीक हुई थी या अभी होनी है आज? अच्छा, आज तो भी अगली है ना? ठीक है, आज तो होपफुली ठीक जाएगी। हाँ जी, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स करें बच्चों पहले डिस्कस। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में क्या करना था बच्चों डिस्कस? एक्सरसाइज 01 तो हो गई थी ना पूरी? हाँ बच्चों, 01 में था कुछ? हाँ भाई बोलो कुछ। एक्सरसाइज 0 में बताओ, कोई डाउट? जो भी था पहले किया नहीं किया, जो भी, अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये बच्चों J4 कैसे किया? मतलब हमें पता है कि हाइट में s cos थीटा की टर्म आती है। तो सोप डालने से हमें पता है कि सरफेस टेंशन कम हो गई, s कम हो जाएगा। लेकिन जब सरफेस टेंशन कम होती है बच्चों तो थीटा को क्या होता है? थीटा भी कम होता है, राइट? तो मतलब cos थीटा बड़ा हो जाएगा। इजंट इट? तो मतलब एक टर्म बड़ी हो रही है, एक टर्म छोटी हो रही है। तो क्या कह सकते हैं भाई? तो बच्चा एक्चुअली, मतलब ये थोड़ा सा याद ही रखना पड़ता है। मतलब वो cos थीटा वाली जो टर्म है वो डोमिनेट कर जाती है। ठीक है, मतलब ये एक बस इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद ही रखना है। ठीक है, लॉजिकली नहीं हम कंक्लूड कर पाएंगे।
मतलब बेसिकली बी और सी तो पता है हमें कि नहीं होने, आंसर तो ए और डी में से होना है, राइट? तो बच्चों वैसे तो ए और डी में से कुछ भी हो सकता है, इजंट इट? क्योंकि हमें कौन सा कोई लेंथ बताई है, तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है। हाँ जी, एक्सरसाइज 1 बच्चों, एनी डाउट? J22। wax coated capillary tube is dipped in water, then water in it will। तो बच्चा सोचो कि अगर वैक्स लगी होगी तो क्या होगा? वैक्स से क्या होगा बच्चों? मतलब थिंक इन टर्म्स ऑफ, मतलब वाटर का वैक्स के साथ कैसा बिहेवियर होता है? ऑब्वियसली आपको पता है कि आंसर ए या बी में से ही होगा, है ना? सी या डी तो हो ही नहीं सकते, वो तो लॉजिकली नहीं है सी डी। सोच सकते हो बच्चों वैक्स का कैसे होगा, मतलब वैक्स का कैसा बिहेवियर होता है वाटर के साथ? तो वीक फोर्सेस होती है ना कंपेयर टू, मतलब कोई और सरफेस अगर हम लें, ग्लास लें या कुछ लें, मतलब ये सोच पा रहे हो कि वैक्स लगाने से जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो कम हो जाएंगी? मतलब थोड़ा प्रैक्टिकली इस तरह से भी सोच सकते हो कि जैसे आप वैक्स के ऊपर अगर वाटर ड्रॉप डालो तो वो, मतलब उसके ऊपर काफी भागता सा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसके साथ चिपक जाएगा सारा। तो उसके हिसाब से बच्चों क्या आंसर बनना चाहिए? बी बन जाएगा, हाँ? मतलब इसका बिहेवियर ऑपोजिट हो जाता है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा बन जाता है, तो वही cos थीटा नेगेटिव। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ तो वही मर्करी वाला, कि उसमें फॉल करता है लेवल। बोर का मतलब होता है ट्यूब। एक्सरसाइज 2।
ये बच्चों 40th भी मतलब याद रखने वाला ही है। बेसिकली क्या है कि अगर हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो आप देख रहे हो कि ये सारी टर्म्स जो हैं वो लेंथ के यूनिट्स में बन गई, राइट। तो वैसे तो ऑप्शन से भी आप कंक्लूड कर सकते हो लॉजिकली, है ना। मतलब ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म का कुछ प्रेशर से लिंक होगा, आखिरी टर्म का वेलोसिटी से ही कुछ ना कुछ लिंक होगा, नहीं। तो मतलब इन क्वांटिटीज को हम हेड्स बोल देते हैं जब हम इनको लेंथ्स की टर्म्स में बना देते हैं। 26। ओके 26 बच्चों अभी आते हैं इस पे। मैं आपको एक कंसेप्ट कराता हूँ, इस पे अभी हो जाएगा। आई थिंक एक्सरसाइज 3 में भी होंगे इस पे बेस्ड। आगे बच्चों और कोई। फोर्टींथ का आंसर ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, 14th का आंसर ठीक है गलत है। ठीक था। 29th में ना ये फिगर थोड़ा सा गलत बना हुआ है। मतलब जो एल शो किया हुआ है, एल बेसिकली वो मतलब कम है। बस इतना है एल। तो जब हम कॉइन हटाएंगे तो एल को क्या होगा बच्चों बताओ। ऑब्वियसली वुडन ब्लॉक बाहर की तरफ आएगा, तो एल तो कम होगा। व्हाट कैन यू से अबाउट एच। कम होगा क्यों। चलो ये भी उसी से लिंक्ड है। वैसे तो आप फिजिकली सोच सकते हो कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो है अब वो कम हो गया पहले से। बट इसको हम कि भाई ब्लॉक ऊपर गया है तो ब्लॉक का वॉल्यूम जो पानी के अंदर था वो कम हो गया। कॉइन का जो वॉल्यूम ऐड हुआ वो तो थोड़ा सा ही हुआ ब्लॉक के कंपैरिजन में। तो उससे पता चल रहा है कि एच कम हो गया। बट इसी चीज को हम अभी प्रूव करते हैं पूरा।
29th का तो ये आ जाएगा कि L और H दोनों कम होंगे। आगे बचो। डन। हाँ जी, एक्सरसाइज 3 में बच्चों कोई डाउट? ये सेकंड थर्ड हुए जे के। देखो ये कैसे करना है बच्चों। अ, हमें कहा है कि टू स्फेरिकल सोप बबल्स कॉलेस। कॉलेस का क्या मतलब होता है? कंबाइन कर जाना। तो V इज द बेसिकली क्या हुआ कि ऐसे दो बबल्स कंबाइन कर गए। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एयर बाहर निकल गई, मतलब एयर जो है वो उतनी ही है। तो मतलब मान लो पहले रेडियस R1 था, बाद में R2 हो गया, फिर R हो गया। तो V is the consequent change in volume of the contained air। तो V क्या बन गया? 4/3 पाई करेक्ट। S is the change in total surface area। तो ऑल्दो क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्लियर नहीं हो रहा कि वो सरफेस एरिया, आई थिंक यहाँ पे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला ही सरफेस एरिया होना चाहिए, कोई ऐसा तो लिखा नहीं है कि इन कांटेक्ट विद एयर वाला। देखो तो S हो गया
ये वाला, और T is the surface tension, P naught is atmospheric pressure. तो बच्चों हम क्या यूज करेंगे कि बच्चा केमिस्ट्री में वो हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम बेसिकली यूज ये करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहे, तो N1 प्लस N2 इक्वल टू N, तो प्रेशर बन गया P नॉट प्लस 4S बाय 4T इस क्वेश्चन के हिसाब से, इनटू वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R1 क्यूब, प्लस दूसरे का हो गया P नॉट प्लस 4T बाय R2 इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, मतलब N क्या हो जाएगा वैसे, मतलब PV बाय RT, टेम्परेचर मतलब सारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही होगा, तो वो वाली टर्म कट जाएगी। तो ये बन गया। तो देखो बच्चों इससे आ रहा है आंसर। क्लियर हुआ क्या किया? ओके, जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हम क्या कहते हैं कि मान लो जब दो बबल्स की एक कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस बन गई, तो हम कहते हैं कि भाई मान लो इस सरफेस का जो रेडियस है वो कुछ चेंज कर गया, ठीक है, इसका कुछ और ही रेडियस बन गया R। तो बस हमने यूज वही कंसेप्ट करना है कि ये जो सरफेस है इसके दोनों मतलब ये जो रेड सरफेस है इसके दोनों साइड्स एयर के कांटेक्ट में, तो अब हमने कहना क्या है कि प्रेशर डिफरेंस क्या हुआ, लेफ्ट साइड पे प्रेशर क्या है P नॉट प्लस 4S बाय R1 माइनस राइट साइड पे प्रेशर हुआ P नॉट प्लस 4S बाय R2। ये जो ये नई सरफेस बनी है उसके लिए उसका 4S बाय R होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये सरफेस जो भी होगी इसकी फाइनली तो दो सरफेसेस एयर के कांटेक्ट में, एंड वो जो सरफेस होएगी वो कुछ स्फेरिकल सी ही सरफेस होएगी जो कॉमन सरफेस होएगी। ये विजुलाइज कर पा रहे हो बच्चों? तो इससे निकल आएगा।
मतलब जो कॉमन सरफेस बनेगी, उसकी जो बाउंड्री बन रही है वो सर्कुलर बन रही है ना, देखो। तो मतलब कुछ एक वैसी सरफेस बन जाएगी ना रेड वाली, कुछ मतलब सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। हाँ बच्चों, और बताओ एक्सरसाइज 3 में। 3 है डन बच्चों। 3B। फर्स्ट पार्ट मल्टीपल करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन में बी पार्ट, weight of the section lettered A is supported by vertical component of forces acting on inclined faces। तो ये सही है गलत है बच्चों, फोर्थ की बी। नहीं, मतलब बेसिकली तो बच्चों एफपीटी से तो ये आएगा ना कि ए और सी का वेट मिला के सारे वर्टिकल कंपोनेंट से बैलेंस होगा। सिर्फ ए का तो नहीं कह सकते हम। तो मतलब बी ऑप्शन तो गलत हो गई ना। दोस्तों ये बात समझ आती है। पीछे भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अच्छा, लैंग्वेज प्रॉब्लम है कि वेट ऑफ सेक्शन रेटेड इज सपोर्टेड बाय वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इंक्लाइंड फेस। मतलब ये स्टेटमेंट एज सच, अगर हम ऐसे सोचें कि ए के वेट को कौन सपोर्ट कर रहा है, ए को कौन मतलब अपनी जगह पे रख रहा है। मतलब मतलब ऐसा होना चाहिए था कि मतलब वर्टिकल कंपोनेंट का कुछ पार्ट है जो इसको बैलेंस कर रहा है ना, दैट शुड हैव बीन द एग्जैक्ट स्टेटमेंट।
तो मतलब ये स्टेटमेंट एज सच गलत हो गई थोड़ी सी। मतलब थोड़ा सा एम्बिग्विटी सी है, मतलब प्रोबेबली दोनों को मार्क्स मिलते हैं ऐसे केस में। ये समझ रहे हो ना बच्चों? आगे। 7th क्वेश्चन, massless flask, force exerted by liquid on the base of the flask is W1, force exerted by flask on the table is W2, then देखो फ्लास्क तो आपको मासलेस ही दिया हुआ है, तो basically what will be the force exerted by the liquid on the base of flask? मतलब जो W1 है वो क्या चीज है? वो तो P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया हो जाएगा, करेक्ट? What is W2? Force exerted by flask on the table. W2 is simply mg, mass of the liquid, isn't it? तो जो कि हम देख सकते हैं इस केस में, मतलब अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जो W1 है वो mg से बड़ा होगा या छोटा होगा। बताओ बच्चों, W1 mg से बड़ा है छोटा है? W1 mg से बड़ा है, क्योंकि W1 की जो टर्म बनेगी P नॉट प्लस रो जी एच इंटू ए, वो तो एक तरह से इस टाइप की टर्म बन जाएगी कि एज इफ ये पूरा मास होता है ना। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए इस टाइप के। हुआ क्लियर? आगे। 10th का डी, in still air a hydrogen filled balloon rises up to a certain height and then stops rising. हाँ बच्चों बताओ, ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है? एंड वाई? भाई इनिशियली तो वो इसलिए राइज करता है क्योंकि बॉइंट फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू एम जी, राइट? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो बॉइंट फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। अब ध्यान से एक बार सोच के मुझे ये बताओ, जो एक बात बची है सोचने वाली, क्या ऐसा होना चाहिए कि फाइनली वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहे, या ऐसा होना चाहिए कि वो फाइनली जाके रुक ही जाएगा?
मतलब चलो हमें ये तो समझ आता है कि एक टाइम ऐसा आ गया जब डेंसिटीज इक्वल हो गई अंदर और बाहर की। उसके बाद बच्चों क्या होगा? अभी उसके पास वेलोसिटी तो आ गई, जिस टाइम तक डेंसिटीज इक्वल हुई उस टाइम तक वेलोसिटी तो आ गई, है ना? तो फिर तो वो और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अब जैसे और ऊपर जाएगा तो रिटार्डेशन होएगी, करेक्ट? तो अब फाइनली जहां पे जाके वो रुकेगा वहां पे ऐसा हो जाएगा कि अब वो कम डेंसर एयर में है, तो वहां से वो नीचे को आएगा। ठीक है, नीचे आएगा, फिर ये फिनोमेना हुआ, फिर एक पॉइंट पे रेस्ट पे आएगा, एंड ऐसे। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो असली में तो बच्चों ये ना ऑसिलेशन होती रहती है आइडियल केस में, बट प्रैक्टिकल केस में क्या हो जाएगा? कुछ ना कुछ विस्कोसिटी भी होएगी। तो जब विस्कोसिटी हो जाएगी तो वो क्या करेगी? मुझे ये बात समझ आ रही है कि आइडियल केस में ऑसिलेशन बनेगी। और प्रैक्टिकल केस में जब फ्रिक्शन भी आ गई तो क्या होगा? तो वो रुक जाएगा इवेंचुअली, है ना? तो ठीक है, मतलब डी ऑप्शन। बट ये माइंड में रखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आइडियल केस हो तो रुकेगा नहीं, तो ऑसिलेशन बनेगी। ठीक है, ये बच्चों बिल्कुल इस तरीके का केस है। मतलब जैसे मान लो एक आपने मास को स्प्रिंग से लटकाया हुआ है और स्प्रिंग को नेचुरल पोजीशन से रिलीज कर दिया आपने, तो आइडियल केस में क्या होगा? आइडियल केस में तो मास नीचे जाएगा और ऑसिलेट करता जाएगा। ठीक है, और नॉन आइडियल केस में ऐसा होगा कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह होगी, तो वो सब मिला के ऐसा हो जाएगा कि वो आ, नीचे mg/k पे जाके रुक जाएगा। हाँ बच्चों, में बात समझ आ रही है कि नहीं? आगे कॉम्प्रिहेंशन 1। तो जो इसमें आपने देखो क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो आंसर नहीं आएगा, गलती होगी। बेसिक्स पे जाओ। आपको कहा है कि ब्लॉक स्टार्ट्स मूविंग अप, मतलब बेसिकली किस इंस्टेंट पे उसका कांटेक्ट छूट गया नीचे से। तो क्या करना है आपने, बस ये जो सिलेंडर है, आप इस सिलेंडर का एफबीटी बना दो। तो
FBD में ऊपर से फोर्स आएगी P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया करके, ठीक है। साइड वाली फोर्सेस तो कैंसिल हो गई। अब सिलेंडर के नीचे से दो तरीके की फोर्सेस आएंगी, जो तो साइड्स हैं सिलेंडर की, वहां पे तो आप लिक्विड के कारण लिखोगे उसका प्रेशर इनटू एरिया, है ना। और जो बीच वाला रीजन है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे सिंपली पी नॉट इंटू एरिया आएगा। और एक सिलेंडर का mg हो गया, तो सारी फोर्सेस को बैलेंस करो, आंसर निकल आएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी फिर से वही एफबीडी बनाना है और सॉल्व करना है। ये 11th क्वेश्चन नहीं होगा, अभी टाइम पीरियड अभी हमने पढ़ानी है। जस्ट यू कैन लीव फॉर द टाइमिंग। तो ये जो 6th क्वेश्चन है, इसमें दो केसेस क्यों बन रहे हैं, ये मिनिमम एंड मैक्सिमम की बात क्यों हो रही है एफ की। बेसिकली दो तरफ टेंडेंसी हो सकती है। अगर आप फोर्स बहुत कम लगाओगे तो ये कंटेनर लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगी। अगर आप फोर्स बहुत ज्यादा लगाओगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगी। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो लिक्विड ने फोर्स लगाई और एफ, इनको बस आपने इक्वेट करना। लिक्विड जो फोर्स लगाएगा वो हमने बात की थी ना, रो ए वी स्क्वायर। आगे बचाओ। ये बच्चों अगर मैट्रिक सेकंड में अगर कोई डाउट हुआ तो अभी वो रुक जाओ, मैंने जो पढ़ाना है वो उसमें कवर हो जाएंगे अपने आप। इसमें बच्चों इंटीजर में कोई डाउट। बोलो भाई। ओके, तो दिस इज डन। तो चलो जो एक केस बचा हुआ है वो करते हैं। ओके बच्चों, एक क्वेश्चन ट्राई करो सबसे पहले।
ये बच्चों वाटर के अंदर आइस फ्लोट कर रही है, नॉर्मल केस। आपको बताना है कि what will happen to the level of when ice melts। मतलब इसको प्रूव करो बच्चों। एंड मतलब ध्यान से मुझे ये भी बताना कि आप जो भी आंसर निकाल रहे हो उसके अंदर आप कोई अजम्पशन अगर ले रहे हो तो। करण कोई और assumption है? देखो बच्चों,
हाउ डू वी प्रूव दिस? देखो बच्चों, हम क्या करते हैं कि देखो, आइस ने अभी जो पानी का वॉल्यूम है वो इतना ऑक्यूपाई किया हुआ है, वी आई, राइट? इसको प्लीज ध्यान से समझना एंड प्लीज आस्क अगर कोई भी डाउट हो। आइस ने पानी का इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है? और आइस का हम पूरा वॉल्यूम मान लेते हैं वी। तो बच्चा, आप एक बात इमेजिन कर सकते हो कि हमें तो ये देखना है, आप इमेजिन करो कि बाकी सारा पानी तो वैसे ही है, तो आइस ने ये पानी का जो वी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, इमेजिन करो ऐसे कि ये वी वॉल्यूम की एक कटोरी सी है। अब हमें तो सिंपली ये देखना है कि भाई जब आइस मेल्ट करेगी तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है वो वी आई से कम कर रही है, इक्वल कर रही है या ज्यादा कर रही है, उससे पता चल जाएगा। भाई अगर तो वो वी आई से ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है आइस मेल्ट करके, तो इसका मतलब क्या होगा? पानी साइड्स पे जाएगा, मतलब वाटर लेवल बढ़ेगा। अगर कम ऑक्यूपाई कर रही है तो क्या मतलब हुआ कि साइड वाला पानी भी अंदर आ गया, तो वाटर लेवल फॉल कर गया। और अगर इक्वल कर रही है तो मतलब जो वाटर लेवल है वो सेम रहा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? कि हम सीधा सीधा वी और वी आई को कंपेयर कर सकते हैं। सिद्धार्थ, ये समझ आ गया? अंशुमन? ओके, तो अब बस हम कंपेयर करते हैं। हमें पता है कि अभी ये फ्लोट कर रहा है, तो इनमें क्या रिलेशन होएगा? वी आई बाय वी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। ये हमारी फ्लोटेशन का कंडीशन होती है ना? अब हम निकालते हैं कि what will be the volume of ice after melting। ये कैसे निकाल सकते हैं हम? भाई मास तो कांस्टेंट ही होगा, तो पहले मास कितना है? रो आइस इंटू वी। बाद में कितना बन गया मास? रो वाटर इंटू वी डैश। तो जो वॉल्यूम बना आइस का मेल्टिंग के बाद, दैट इज रो आई बाय रो वाटर इंटू वी, राइट? बताओ ये वी आई के कंपैरिजन में क्या है? कम, ज्यादा, इक्वल? दिस इज इक्वल टू वी आई। करेक्ट? तो इससे क्या पता चल गया? कि level of water remains same। बच्चों, any doubt in this?
अब मुझे बताओ यहाँ assumption क्या लिया हमने? ध्यान से सोच के बताओ। हाँ, हमारी assumption ये है कि डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब वी हैव अज्यूम्ड कि जो वाटर है, जो मतलब पहले से कंटेनर में वाटर है और जो वाटर मेल्ट करके बना है, वो सेम है। मतलब ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि जो वाटर फॉर्म होगा बच्चों, वो तो 0 डिग्री पे ही फॉर्म होगा। लेकिन जो बाकी वाटर है, ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो 0 पे ही हो। इवेंचुअली हो जाएगा कि हम कहें कि हाँ जी इक्विलिब्रियम आया तो फाइनली टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बट उसी इंस्टेंट पे तो ज़रूरी नहीं है ना। बच्चों ये बात समझ आ रही है? ओके। अब बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने क्वेश्चन कराया, आप एक क्वेश्चन ये ट्राई करो। ऐसे ही सिचुएशन पहले वाली। अब आप ये मान लो कि एक आइस के अंदर कोई स्टोन है, ठीक है, ये अरेंजमेंट फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने प्रूफ किया है, बिल्कुल वैसे ही ट्राई करो प्रूफ करने की। अगेन कुछ वॉल्यूम वी आई मान लो, है ना। और अब देखो कि ये जो वी आई वॉल्यूम की कटोरी है, इसमें बाद में कितना वॉल्यूम आएगा, तो उससे आप बता सकते होगे कि वाटर लेवल को क्या होगा। तो करके देखो।
हाँ, स्टोन इज़ हेवी, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होएगी। हाँ, वरुण ठीक है। निष्ठा ठीक है। हाँ, बच्चों देखो, समझ आ रहा है ये?
यस, अब बच्चों ये बताओ, इस बात को फिजिकली सोच पा रहे हो कि वाटर लेवल फॉल क्यों किया? एक आपने बच्चों घर पे इस क्वेश्चन को वुड से रिप्लेस करके करना है, ठीक है? हाँ जी, मुझे बताओ बच्चों कि फिजिकली ऐसा क्यों हो रहा है? ये बच्चों इस कंसेप्ट पे बेस्ड ना, ये मतलब एनटीएससी स्टेज 2 केवीपीवाई इनमें बहुत आते हैं क्वेश्चंस। वैसे स्टेज 2 तो गवर्नमेंट भूल ही गई है कि वो भी कोई एग्जाम होता है। नहीं ऐसे नहीं वरुण, करना सॉल्व पूरा। हाँ जी, क्या पूछा था मैं? फिजिकली कैसे हम समझ सकते हैं सेकंड वाली सिचुएशन को? अब ध्यान से समझना। देखो जो सेकंड वाली सिचुएशन में स्टोन जो था वो पहले फ्लोट कर रहा था, है ना? अब स्टोन कैसे फ्लोट कर रहा होगा? मतलब ऑब्वियसली स्टोन को सीधा पानी में रखते हैं तो वो फ्लोट नहीं करता। तो स्टोन को हमने आइस के अंदर रख दिया या आइस के ऊपर रख दिया, उस केस में वो स्टोन फ्लोट कर रहा है ना? तो क्या हो रहा होता होगा? बेसिकली इनडायरेक्टली स्टोन के ऊपर इनडायरेक्टली बॉइंट फोर्स लग रही है पानी की, है ना? वही उसको फ्लोट करवा रही है। तो ये इनडायरेक्टली तो वेट ऑफ स्टोन जो है वो बॉइंट फोर्स से ही बैलेंस हो रहा है ना बच्चों? बताओ। और ये कैसे हो रहा होगा? अगर अगेन जो इनडायरेक्टली स्टोन के कारण वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, वो स्टोन के वॉल्यूम से ज्यादा होगा, क्योंकि अदरवाइज तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा, है ना? मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ऐसा हो रहा है कि अगर हम सिर्फ स्टोन के बारे में सोचें तो कुछ ऐसा हो रहा है कि डेंसिटी ऑफ स्टोन इनटू जो भी उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, नहीं, डेंसिटी ऑफ स्टोन इनटू वॉल्यूम ऑफ स्टोन इज बीइंग बैलेंस्ड बाय बॉइंट फोर्स, जो कि हो गई डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो ये जो v डैश है ग्रेटर देन v आ गया। तो इनडायरेक्टली स्टोन ने अपने वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखा है, इसीलिए वो फ्लोट कर रहा होगा। बाद में वो सीधा पानी में आ गया तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो v रह गया, राइट? तो इसलिए वाटर लेवल फॉल कर गया। बच्चों क्या ये बात समझ आती है? तो हम बच्चों एक बात सीधा ही याद रख लेंगे कि अगर हम एक फ्लोटिंग सिस्टम में से इफ वी रिमूव any object from a floating system
whose density is greater than that of liquid, तो क्या होगा? इस केस में लिक्विड लेवल फॉल कर जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आ गई? एंड बच्चों, ये आप जब वुड वाला केस करके देखोगे आपको पता चलेगा कि अगर आप कुछ भी ऐसा रिमूव कर रहे हो जिसकी डेंसिटी लिक्विड के कम है या इक्वल है, तो क्या होता होगा बच्चों? द लेवल रिमेन्स सेम। सोचो क्यों? दिस इज स्लाइटली नॉन इंट्यूटिव, है ना? पहले वाला फॉल्स था तो ऐसा लगता है दूसरे में राइज ही होगा, बट इट रिमेन्स सेम। वाई? वो तो पहले भी फ्लोट कर रहा था, बाद में भी फ्लोट कर रहा है, इजंट इट? है ना बच्चों, समझ आया? तो इसके इसमें लेवल सेम रहेगा। तो ना आपके इसके इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मैन बोट में बैठा है, उसने लेक से कुछ पानी पी लिया, तो बताओ वाटर लेवल को क्या होना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली आप इन स्टेटमेंट्स का उल्टा भी कर सकते हो, जो रिमूव के लिए है वही ऐड के लिए भी बन जाएगा वैसे ही। तो बताओ जो केस मैंने बोला उसमें क्या होगा? उसने लेक में से कुछ पानी पी लिया, तो व्हाट शुड हैपन टू लेवल? सेम, राइट? क्योंकि आपने क्या किया है, आपने फ्लोटिंग सिस्टम में कुछ ऐसा ऐड किया है जिसकी डेंसिटी इक्वल है लिक्विड के, तो लेवल सेम रहेगा। तो जो क्वेश्चन था पहले उसमें था कि बोट के अंदर स्टोन्स हैं, वो स्टोन्स को हमने फेंक दिया पानी में, उसमें क्या हो जाएगा? जो लेवल है वो फॉल कर जाएगा। राइट बच्चों? ये केस समझ आ गया सबको? ओके, चलो अब हीट की करते हैं डिस्कशन। क्या सही नहीं? चल पहले एक्सरसाइज 3 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, 3 है। ये तो खैर बिल्कुल ही आसान है ना।
सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? इसको आज सॉल्व करना, नेक्स्ट क्लास में फिर पूरा कराऊंगा आपको। बच्चों, जब ये स्ट्रिप को हम हीट करेंगे और दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं, तो ये स्ट्रिप इस तरीके की शेप ले लेगी कुछ, ठीक है? मतलब बेसिकली जो पार्ट मतलब ज्यादा एक्सपांड करेगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और जो पार्ट कम एक्सपांड करेगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट? तो ये हमें उसका रेडियस निकालना है बच्चों, ठीक है जी? Let's say it subtends some angle theta, ठीक है? आर रेडियस हम बीच वाला मानेंगे, बाउंड्री वाला। तो अब बच्चों ये थिकनेस कुछ भी टी और टी अज्यूम कर लो। तो जो ऊपर वाली स्ट्रिप है, उसका मीन रेडियस हो गया आर प्लस टी बाई टू। जो नीचे वाली स्ट्रिप है, इसका मीन रेडियस हो गया आर माइनस टी बाई टू। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? इसके बेसिस पे हम जो स्ट्रिप्स हैं उनकी लेंथ्स लिख सकते हैं। तो जो ऊपर वाली स्ट्रिप है, उसकी लेंथ हो गई आर प्लस टी बाई टू इंटू थीटा। इसको आप एक्सपेंशन के बाद लिख दोगे, जो भी बनेगी। और नीचे वाली जो स्ट्रिप है, उसकी लेंथ बन गई आर माइनस टी बाई टू इंटू थीटा। इसको आप लिख दोगे कि एक्सपेंशन के बाद जो बनेगी, वो जो दो एक्सप्रेशंस हैं इनको आप डिवाइड करोगे, थोड़ी सी मैथ्स अप्लाई करोगे, उससे निकल आएगा आंसर। ठीक है जी? मतलब ऐसे तो हिंट क्या, मैंने आपको सारे ही बता दिया। हाँ, वो टी बाई टू की जगह टी ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो प्रोपोर्शनैलिटी निकाल रहे हो। तो जो फर्क पड़ेगा वो कांस्टेंट का ही पड़ेगा ना। और कोई क्वेश्चन बच्चों? ये फोर्थ हो जाता है? फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों मेरे ख्याल जो चक्कर पड़ता है वो ये पड़ता है कि मतलब अगर तो आप डेंसिटी
इस तरह से लिखते हो कि जैसे लेफ्ट हैंड साइड वाले की मतलब आई थिंक इसका आंसर तब आता है अगर आप मतलब इन 2 में से किसी एक केस से आता है, याद देखो आप कि अगर हम मतलब मैं डेंसिटी को लिखता हूँ रो नॉट ओवर 1 प्लस गामा मतलब T2 और T1 लिख दूँ, मतलब मैं बेस टेम्परेचर 0 डिग्री मान लूँ। एक तरफ ये हो गई, एक तरफ 1 प्लस गामा T1 हो गई। शायद ऐसा मान के आंसर आता है, इज़न्ट इट? या ये था या कुछ ऐसा कि ठीक है, इससे ही आता है, राइट? तो अब ये अब मतलब क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा। अगर हम ऐसा मानते हैं, इससे आता है आंसर बच्चों? अगर मैं जैसे एक तरफ की डेंसिटी को ρ1 ले लूँ और इसी को बेस मानते हुए जो दूसरी डेंसिटी है, मतलब मैं ऐसे लिख दूँ ρ2 इक्वल टू ρ1 इंटू 1 प्लस गामा T2 माइनस T1, इससे बनता है आंसर? इससे नहीं बनता, है ना? ठीक है। तो चलो आपको ये तो पता चल गया कि कैसे आएगा, बट मैं आपको ना अगली क्लास में ये समझाऊँगा कि ऐसा होता क्यों है? मतलब ये चक्कर क्या है? मतलब क्या थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है कि ये देखने में तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं एक्सप्रेशंस? या नहीं? मतलब एक केस में हमने क्या किया है कि हमने ρ1 डेंसिटी मानी है और हमने निकाल लिया कि उससे टेम्परेचर चेंज किया तो क्या डेंसिटी है। बेसिकली सारा खेल क्या हो रहा है कि आपने बेस टेम्परेचर क्या माना, इज़न्ट इट? तो ये मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे यूज़ करना होता है, ठीक है? ये अगली क्लास में करते हैं डिस्कस। चलो, ठीक है बच्चों, बाकी एक्सरसाइज 0 भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, ओके बच्चों, बाय। बच्चों अपना और तो नहीं है ना कुछ पेंडिंग बचा हुआ? मैं आपको आज भेजूँगा एडवांस्ड वाला और ना मैं आपको इस बार पूरा शेड्यूल ही भेज दूँगा ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो। मतलब एक ही बार में वो सारा ही क्लियर हो जाएगा, नहीं तो डिले हो जाता है कई बार।
ठीक है? चलो, ओके बच्चों, बाय।